हेलो दोस्तों, द आईटी नरेटर में आपका स्वागत है। गुहागर की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार है? चलो। गुहागर में वैसे तो आप साल के 12 महीने कभी भी घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन अप्रैल और मई ये 2 महीने में यहाँ बहुत तेज गर्मी होती है, इसका ध्यान रहे। अब देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए। बैग भर ली, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिए। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से गुहागर के बीच करीबन 300 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर गुहागर के लिए रवाना होंगे। करीबन 7:45 बजे के आसपास 62 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़सपे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं गुहागर की ओर। 223 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर करीबन 2 बजे अब हम दापोली पहुंचेंगे। आज का लंच हम यहीं करने वाले हैं। लंच के लिए मैंने 2 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं। मांसाहारियों के लिए जगदीश लंच होम और शाकाहारियों के लिए होटल श्रेयस प्योर वेज। जगदीश लंच होम दापोली के बाजार पेट में स्थित एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना एक नंबर मिलता है, खासकर मांसाहारी सी फूड। यहाँ खाना वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम किफायती दर पर उपलब्ध है। रेस्टोरेंट के साधारण से लुक पर मत जाइए, बस अंदर जाएं और खाने का आस्वाद लें। जगदीश लंच होम के पास करीब 45 साल की विरासत है। वे इसी स्थान पर 4 दशकों से अपने भोजन की गुणवत्ता में सुसंगत है। यहाँ बैठने की सीमित क्षमता है, इसीलिए कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। जगदीश लंच होम की विविध मछली थालियां और केकड़ा लॉलीपॉप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जरूर ट्राई करें। होटल श्रेयस प्योर वेज की थाली, काजू की सब्जी, कटहल जिसे मराठी में फणस कहते हैं, उसकी सब्जी बहुत बढ़िया मिलती है। और सबसे जबरदस्त है यहाँ के मोदक, चावल के मोदक जिसे मराठी में उकड़ी से मोदक कहा जाता है। आप यहाँ खाना खाइए। द आइटिनरेटर के इस रिकमेंडेशन के लिए जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। ये रेस्टोरेंट वैसे तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन खाना एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। भरपेट खाना खाने के बाद दोपहर 4 बजे चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुहागर की ओर। करीबन 2 घंटे में शाम 6 बजे हम गुहागर पहुंच जाएंगे। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए गुहागर में मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 होटल पसंद आए हैं। निसर्ग रिसोर्ट, नक्षत्र हॉलिडे होम्स और होटल दुर्गा पर्ल। पहाड़ों के बीच स्थित निसर्ग रिसोर्ट सुंदर, स्वच्छ और शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है। रिसोर्ट का परिवेश बहुत ही सुंदर है। कमरे साफ और ठीक से बनाए हुए हैं। कॉटेजेस के सामने बैठने की एक छोटी सी जगह है, जहां बैठकर आप प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं। निसर्ग रिसोर्ट के कर्मचारी काफी मददगार हैं और आपकी मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास करते रहते हैं। समुद्र तट के बिल्कुल पास शानदार ढंग से डिजाइन किए गए नक्षत्र हॉलिडे होम्स के कॉटेज शांत
और हरे भरे परिवेश में स्थित है। इनके मालिक श्री अद्वैत खरे और उनके पिता श्री किरण खरे बहुत बढ़िया आतिथ्य प्रदान करते हैं। यहाँ के कर्मचारी भी विनम्र हैं। नक्षत्र हॉलिडे होम्स की वास्तुकला आधुनिक भारत के आधुनिकीकरण और सौंदर्य का अद्भुत संयोजन है। ये स्थान बहुत ही सुकून और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। समुद्र तट के पास स्थित होटल दुर्गापल का शांतिपूर्ण क्षेत्र हरियाली और चहकने वाले पक्षियों के साथ आपका स्वागत करता है। यहाँ के कमरे साफ सुथरे हैं। मुख्य होटल बिल्डिंग के सामने बने नए कॉटेजेस अधिक आकर्षक है। होटल दुर्गापल के मालिक श्री रविंद्र खरे बहुत मददगार हैं और अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं। सुबह 6 बजे हम मुंबई से निकले हैं और पूरा दिन सफर कर थक गए होंगे, तो अब आराम कीजिए। भूख लगे तब आज का डिनर हम होटल में ही करने वाले हैं। डिनर करें और जल्दी सो जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। गुड मॉर्निंग। आज हम जल्दी उठेंगे। फटाफट तैयार होकर सुबह 7 बजे आज हम नाश्ता करने चलेंगे होटल सुरुचि प्योर वेज में। आधे घंटे में करीबन सुबह 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। होटल सुरुचि प्योर वेज के नाश्ते के मेनू में कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि कांदा पोहे, दड़पे पोहे, मेदू वड़ा, पाव भाजी, मिसल पाव, छोले पूरी, पूरी भाजी, आमरस पूरी और थाली पीठ। यहाँ परोसे जाने वाले मोदक, आम्रखंड और सोल कड़ी भी लाजवाब होती है। जरूर ट्राई करें। होटल सुरुचि प्योर वेज में गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ साथ बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। नाश्ता कर अब हम साइट सीइंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं गुहागर के प्रसिद्ध श्री व्याडेश्वर मंदिर। होटल सुरुचि से अगर हम सुबह 8:15 बजे तक भी निकले तो 15 मिनट में करीबन सुबह 8:30 बजे तक श्री व्याडेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। श्री व्याडेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें कोकण क्षेत्र के कई चित्पावन परिवारों के कुल देवता माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि परशुराम ने समुद्र में अपना बाण मारकर कोकण की भूमि का निर्माण किया और समुद्र देवता को आदेश दिया कि वो पानी को उस बिंदु तक ले जाएं जहां उनका तीर गिरा था। इस नई भूमि को सप्त कोकण के रूप में जाना जाने लगा। कोकण, जिसका अर्थ है कोने का कण या एक कोने का टुकड़ा। कोकण के निर्माण पश्चात भगवान श्री परशुराम ने विभिन्न देवताओं को नवनिर्मित भूमि में बसने और निवासी कुलों की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया। परशुराम भगवान शिव के बड़े भक्त थे। गुहागर के इस मंदिर में परशुराम के सानिध्य में मौजूद ऋषि व्याड ने एक शिवलिंग स्थापित किया। भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट होकर इसे एक जागरूक स्थान बना दिया। ऋषि व्याड प्रस्थापित शिवलिंग को इस प्रकार व्याड के ईश्वर अर्थात श्री व्याडेश्वर संबोधित किया जाने लगा। श्री व्याडेश्वर मंदिर के स्थापत्य शैली को पंचायतन कहा जाता है। एक पंचायतन मंदिर में 4 कोनों में 4 अधीनस्थ मंदिर होते हैं और मुख्य मंदिर मंच के बिल्कुल केंद्र में होता है, जो आधार बनाता है। यहाँ श्री व्याडेश्वर केंद्रीय मंदिर है और सूर्य, गणेश, अंबिका और लक्ष्मी नारायण क्रमशः आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य कोनों में अधीनस्थ मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के ठीक सामने भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। मंदिर के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 3 प्रवेश द्वार हैं। श्री गरुड़ और श्री हनुमान पूर्व प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थापित हैं। श्री व्याडेश्वर से संबंधित दस्तावेजों में वर्णन के अनुसार श्री व्याडेश्वर के शिवलिंग से 3 छोटे टुकड़े अलग हुए थे। इनमें से एक टुकड़ा बोरिया अदूर में श्री टाड़केश्वर के रूप में, दूसरा टुकड़ा असगोली गांव में श्री वालुकेश्वर के रूप में, तो तीसरा टुकड़ा
अंजनवेल में श्री उड़ालेश्वर के रूप में प्रस्थापित है। इन तीनों शिवलिंगों को श्री व्याडेश्वर का ही अवतार माना जाता है। भगवान श्री व्याडेश्वर के पावन दर्शन के बाद अब हम चलेंगे गुहागर बीच की ओर। व्याडेश्वर मंदिर से अगर हम सुबह 9 बजे भी निकले तो आधे घंटे के भीतर 9:30 बजे तक गुहागर बीच पहुंच जाएंगे। ताजी हवा, नारियल और सुरू के पेड़ों की पूरी कॉलोनी आपका खुली बाहों से गुहागर बीच में स्वागत करती है। समुंदर की चमकती लहरें गुहागर बीच को रोमांचकारी और आनंद लेने के लिए एक बढ़िया जगह बनाती है। महाराष्ट्र के अन्य समुद्र तटों की तुलना में गुहागर का समुद्र तट बहुत साफ है। यहाँ का वातावरण इतना हरा भरा और आरामदायक है, मान लो जैसे आप मिनी मालदीव या मिनी गोवा में हो, ऐसे प्रतीत होता है। गुहागर बीच के बेदाग सफेद रेत के एक लंबे खंड पर आप चाहें तो टहलने का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ ऊंट की सवारी और घोड़ा गाड़ी की सवारी भी उपलब्ध है। यहाँ बहुत कम पर्यटक आते हैं, इसलिए यहाँ प्राइवेट बीच का आभास होता है। गुहागर बीच पर अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद चलिए अब होटल लौटते हैं। गुहागर बीच से अगर हम दोपहर 12 बजे भी निकले तो आधे घंटे के भीतर करीबन दोपहर 12:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। चलिए अब फटाफट फ्रेश हो जाइए। हो गए फ्रेश? क्या बात है। क्या हुआ? ओहो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो लंच करने चलिए चलते हैं गुहागर के प्रसिद्ध होटल अन्नपूर्णा में। होटल से अगर हम दोपहर 1:30 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 2 बजे तक होटल अन्नपूर्णा पहुंच जाएंगे। होटल अन्नपूर्णा में ऑथेंटिक कोंकणी भोजन परोसा जाता है। वैसे तो होटल अन्नपूर्णा में वेज और नॉन वेज दोनों व्यंजन परोसे जाते हैं, लेकिन समुंदर बोले तो सी फूड, तो यहाँ का सी फूड विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली विविध फिश थालियां, फिश फ्राई, फिश करी, सब कुछ लाजवाब है। इसके अलावा होटल अन्नपूर्णा का चिकन सुक्का और शाकाहारी भोजन में चावल की भाकरी और काजू की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है। जरूर ट्राई करें। होटल अन्नपूर्णा के कर्मचारी और मालिक बहुत सहयोगी है। ध्यान रहे, ये होटल पूरे गुहागर में काफी प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ भीड़ होती है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। होटल अन्नपूर्णा में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाकर दोपहर करीबन 3 बजे चलिए बढ़ते हैं अंजनवेल, जहाँ प्रसिद्ध है अंजनवेल का दीपगृह अर्थात लाइट हाउस। आधे घंटे में दोपहर करीबन 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अंजनवेल लाइट हाउस जाने वाली सड़क संकरी या काफी पतली है, तो गाड़ी संभाल कर चलाइए। मामूली प्रवेश शुल्क के साथ दीपगृह के इंचार्ज लाइट हाउस के काम के बारे में आपको अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। दीपगृह के ऊपर से आपको एक और अथांग समुद्र का शानदार नजारा दिखाई देता है, तो वही दूसरी ओर आप 90 के दशक का विवादास्पद एनरॉन प्रोजेक्ट या दाभोळ पावर प्लांट देख सकते हैं। शांत वातावरण के साथ अंजनवेल लाइट हाउस बहुत ही मनोरम दृश्य प्रदान करता है। ध्यान रहे, अंजनवेल लाइट हाउस सोमवार से शनिवार दोपहर 3 से 5 के बीच में ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अंजनवेल लाइट हाउस में एंजॉय करने के बाद दोपहर करीबन 4:30 बजे अब हम चलते हैं पास ही में स्थित श्री उड़ालेश्वर मंदिर। केवल 15 मिनट में करीबन शाम 4:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, श्री व्याडेश्वर के शिवलिंग के मुख्य भाग से 3 छोटे टुकड़े अलग हुए थे। उनमें से एक टुकड़ा अंजनवेल में स्थित है। इस स्थान पर शिव का जो मंदिर बनाया गया वो श्री उड़ालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे श्री व्याडेश्वर का ही अवतार माना गया है। उड़ालेश्वर मंदिर का गर्भगृह और बाहरी सभा हॉल के साथ इस मंदिर का निर्माण काफी हद तक
श्री व्याडेश्वर मंदिर के समान ही है और यहाँ का दीप स्तंभ श्री व्याडेश्वर के अन्य दो अवतार यानी बोरिया अदूर में स्थित श्री टाळकेश्वर और असगोली गांव के श्री वाळुकेश्वर के दीप स्तंभ से मिलता जुलता है। श्री उड़ालेश्वर मंदिर में दर्शन लेने के बाद करीबन शाम 5 बजे अब हम चलते हैं पास ही में स्थित डॉल्फिन पॉइंट। डॉल्फिन पॉइंट पास ही की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ जाने वाला रास्ता काफी संकरी और खराब होने के कारण आप यहाँ 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते। मुख्य सड़क से दाईं ओर डॉल्फिन पॉइंट जाने वाले रास्ते से अंदर जाकर जहाँ तक ठीक ठाक रास्ता है वहां तक जाकर गाड़ी पार्क करे और आगे डॉल्फिन पॉइंट तक पैदल जाए। काफी लोग जो 2 व्हीलर से आते हैं वो इस खराब रास्ते से कुछ ही दूरी पर स्थित इस पॉइंट तक बाइक ले जाने का जोखिम उठाते हैं, लेकिन मेरी मानिए ये बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है, खासकर बारिश के मौसम में। उससे अच्छा थोड़ा पहले गाड़ी पार्क कर पैदल जाए तो कुछ ही समय के भीतर डॉल्फिन पॉइंट वैसे भी पहुंच जाएंगे। हो सके तो अच्छे ग्रिप वाले शूज पहने। डॉल्फिन पॉइंट पर पहुंचते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आप यहाँ से समुद्र में मौजूद डॉल्फिन देख सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो आप डॉल्फिन की अपेक्षा ना करें। डॉल्फिन दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ से आप अच्छी ऊंचाई से क्षितिज तक समुद्र देखने का आनंद जरूर ले सकते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। हवा तो यहाँ बहुत तेज चलती है। डॉल्फिन पॉइंट से सूर्यास्त का आनंद लेने के बाद अंधेरा छाने से पहले चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं पेट पूजा करने। कहाँ? होटल श्रद्धा में। डॉल्फिन पॉइंट से अगर हम शाम 7 बजे भी निकले तो 45 मिनट में करीबन रात 7:45 बजे तक होटल श्रद्धा पहुंच जाएंगे। होटल श्रद्धा साफ सुथरा और किफायती रेस्टोरेंट है। होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा भी बहुत अच्छी है। वेज हो या नॉन वेज, होटल श्रद्धा में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। यहाँ सी फूड, चिकन, चाइनीज सभी प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ की थालियाँ प्रसिद्ध है। सुरमई थाली, पापलेट थाली, कोलंबी मसाला थाली, चिकन सुक्का, पापलेट फ्राई, चावल की भाकरी और सोल कड़ी आदि व्यंजन बहुत बढ़िया मिलते हैं। होटल श्रद्धा में भरपेट खाना खाकर चलिए अब होटल लौटते हैं। अगर हम रात 9:30 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे के अंदर करीबन रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है, यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये आइटिनरी पसंद आ रही है। तो चलिए मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे YouTube भाई साहब को ये संदेश मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा काम की वीडियो है और अन्य लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। कर दिया लाइक? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे तक हम होटल से चेकआउट करेंगे। आज हम सबसे पहले जाएंगे गुहागर के प्रसिद्ध श्री दुर्गा देवी मंदिर। आधे घंटे में करीबन सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। दुर्गा देवी के प्रवेश द्वार पर एक स्तंभ दिखाई देता है। दरअसल दुर्गा देवी का मूल मंदिर पहले यहाँ मुख्य सड़क के पास था और इसे मध्य युग में यहाँ से वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। पुराने मंदिर के मूल स्थान को याद करने के लिए उस समय एक स्तंभ बनाया गया था। स्थानीय मराठी भाषा में स्तंभ को खाम कहा जाता है, इसीलिए इसे देवीचा खाम कहा जाता है। यहाँ से आगे बढ़े तो कुछ ही समय में हम मंदिर पहुंच जाते हैं। हरियाली से घिरा श्री दुर्गा देवी मंदिर गुहागर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। दुर्गा देवी को कोकण क्षेत्र के कई परिवारों की कुल देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गुहागर पर एक बुरी शक्ति ने संकट निर्माण किया। देवी ने एक ही रात में उन बुरी शक्तियों से युद्ध कर
उन्हें हरा दिया और गुहागर को संभावित विनाश से बचाया। इस युद्ध के दौरान देवी के एक आभूषण से एक मोती टूट गया था। देवी ने अपने एक भक्त को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक पेड़ के यहाँ से टूटे हुए मोती को इकट्ठा करने का आदेश दिया। आज भी वो मोती देवी के आभूषण संग्रह में है और कभी कभी इसे मुख्य हॉल में प्रदर्शन के उद्देश्य से रखा जाता है। एक और कहानी बताती है कि एक बार किसी एलर्जी के कारण शरीर पर दाने के साथ एक व्यक्ति मंदिर में आया। वह असहनीय पीड़ा से तड़प रहा था। वह बिना भोजन और पानी के लगातार 3 दिनों तक मंदिर परिसर में बैठा रहा और केवल देवी के नाम का जाप करता रहा। तीसरे दिन देवी एक बूढ़ी औरत के रूप में वहां आई। उसने उसे चकत्तों पर लगाने के लिए थोड़ा तेल दिया और अगले 3 दिनों के भीतर उस पीड़ित का दर्द के साथ साथ शरीर पर आए दाने भी गायब हो गए। श्री दुर्गा देवी मंदिर के पास ही एक कुंड भी देखा जा सकता है। श्री दुर्गा देवी के पावन दर्शन के बाद चलिए अब चलते हैं असगोली गांव में स्थित श्री वाळुकेश्वर मंदिर। श्री दुर्गा देवी मंदिर से अगर हम सुबह 10:30 बजे भी निकलें तो 20 मिनट के अंदर असगोली गांव के वाळुकेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। श्री व्याडेश्वर के शिवलिंग के मुख्य भाग से 3 छोटे टुकड़े अलग हुए थे। उनमें से एक टुकड़ा असगोली गांव में स्थित है। इस स्थान पर शिव का जो मंदिर बनाया गया वो श्री वाळुकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसे भी श्री व्याडेश्वर का ही अवतार माना जाता है। वाळुकेश्वर मंदिर का गर्भगृह और बाहरी सभा हॉल के साथ इस संपूर्ण मंदिर का निर्माण बहुत हद तक श्री व्याडेश्वर मंदिर के समान ही है और यहाँ का दीप स्तंभ भी श्री व्याडेश्वर के अन्य 2 अवतार यानी बोऱ्या अदूर में स्थित श्री टाळकेश्वर और अंजनवेल के श्री उडालेश्वर के दीप स्तंभ से मिलता जुलता है। श्री वाळुकेश्वर के दर्शन के बाद सुबह 11:15 बजे अब हम बढ़ेंगे धोपावे दाभोळ फेरी बोट सर्विस की ओर। 45 मिनट में करीबन दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से अगली धोपावे से दाभोळ जाने वाली फेरी बोट दोपहर 12:15 बजे निकलती है जो आपको करीबन दोपहर 12:45 बजे तक दाभोळ पहुंचा देगी। दाभोळ में रहने के लिए मुझे एक होम स्टे पसंद आया है जिसका नाम है कोकण घरटे। कोकण घरटे होम स्टे समुद्र के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। हालांकि यहाँ तक पहुंचने की सड़क के आखिरी 100 मीटर एक छोटे से गांव से जाने के कारण इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पहुंचने के बाद आपको जो आतिथ्य, दृश्य और आराम मिलता है वह अद्भुत है। सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ कोकण घरटे के कमरे साफ और आरामदायक है। यहाँ की विशाल बालकनी से हम समुद्र को जी भर कर देख सकते हैं, बहने वाली ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं और लहरों की आवाज सुनकर पूरा दिन यहाँ बैठकर बिता सकते हैं। यहाँ उचित मूल्य पर बहुत स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है जो कि एकदम स्थानीय घरेलू शैली में तैयार किया जाता है। इस होमस्टे के मेजबान सिद्धेश हैं और वे आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। आपके अनुरोध पर वे बारबेक्यू और बॉनफायर भी अरेंज करते हैं। निश्चित रूप से शांति और दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के लिए कोकण घरटे बिल्कुल सही जगह है। धोपावे दाभोळ फेरी बोट सर्विस से अगर हम दोपहर 12:45 बजे तक भी निकले तो करीबन दोपहर 1:30 बजे तक कोकण घरटे पहुंच जाएंगे। चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं। आज का लंच हम यही करने वाले हैं। लंच के बाद आप चाहें तो थोड़ा आराम कर सकते हैं। आराम के बाद शाम करीबन 5 बजे चलिए चलते हैं पास ही में स्थित कोळथरे बीच। आधे घंटे में शाम करीबन 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोळथरे बीच एक ऐसा छिपा हुआ रत्न है जहां जाकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप 15 साल पीछे जा रहे हो। बिल्कुल गांव का एहसास कराता है।
यहाँ नहीं के बराबर मौजूद लोगों के कारण कोलथरे बीच आपको एक प्राइवेट बीच जैसा प्रतीत होता है। ये बीच सबसे स्वच्छ और शांत समुद्र तटों में से एक है। कम ज्ञात होने के कारण यहाँ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ये एक आदर्श स्थान है। इस समुद्र तट के पास पर्यटकों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, इसका ध्यान रहे। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो उसे बिछाएं, उस पर बैठ जाएं और कोलथरे बीच पर थोड़े ही समय में होने वाले मनमोहक सूर्यास्त का आनंद लें। कोलथरे बीच पर अच्छा खासा समय बिताने के बाद सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाने से पहले चलिए लौटते हैं हमारे होम स्टे पर। जब आपको भूख लगे तब आपके होम स्टे में ही स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद लें। कल हम मुंबई लौटने वाले हैं, तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए। गुहागर और दाभोल ट्रिप का आज का हमारा चौथा और आखिरी दिन है। होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे तक हम होटल से चेकआउट करेंगे और चलेंगे दाभोल के प्रसिद्ध चंडिका देवी देवस्थान। आधे घंटे में सुबह करीबन 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुख्य सड़क से मंदिर तक की भीतरी सड़क छोटी है, इसीलिए सावधानी से ड्राइव करें। चंडिका देवी का मंदिर एक बहुत ही अनोखा, लोकप्रिय और प्राचीन मंदिर है। एक ही पत्थर से बनी देवी की मूर्ति को पहाड़ की प्राकृतिक गुफा में स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि चंडिका देवी की मूर्ति प्राकृतिक रूप से यानी स्वयंभू बनी है। यहाँ ताजे पानी का एक जीवित झरना भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन देवी ने जमनापुरी नाम के गृहस्थ को सपने में आकर दर्शन दिया और कहा कि यहाँ एक जंगल है जिसमें पानी का एक जीवित झरना है। वहां से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने पर एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के मुहाने पर एक बड़ी सी चट्टान है। चट्टान को वहां से हटाकर अंदर प्रवेश करें। इसी तरह जब जमनापुरी ने गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें देवी की बड़ी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। तभी से उन्होंने यहाँ देवी की नैतिक पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद बाल नारायणपुरी यहाँ आए। जमनापुरी ने उन्हें पूजा की सारी जिम्मेदारी दे दी और फिर उन्होंने देवी के सामने ही समाधि ले ली। जमनापुरी जी की समाधि को आप यहाँ आज भी देख सकते हैं। नवरात्रि में इस मंदिर में देवी का बड़ा पर्व होता है और उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस देवी को प्रार्थना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के क्षेत्र में बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। देवी तक पहुंचने के लिए आपको एक अंधेरे मार्ग से गुजरना पड़ता है। बीच रास्ते में रखे कुछ दियों से गुफा में थोड़ा बहुत प्रकाश आता है। गुफा के भीतर भक्तों को किसी भी प्रकार की लाइट, टॉर्च आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। गुफा में रोशनी और ऊंचाई कम है, इसीलिए अपने कदम और सर पर ध्यान जरूर देना। इसी रास्ते से आगे होते हुए आखिरकार दियों की रोशनी में दिखाई देने वाला चंडिका माता का दिव्य दर्शन मंत्र मुक्त कर देने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित एक छोटा किला भी था, जो मंदिर को हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। इस किले की छोटी किलेबंदी की दीवार और कुछ अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। चंडिका देवी के इस प्राचीन मंदिर में, जिसे अन्य मंदिरों की तुलना में अधिक रहस्यमय माना जाता है, एक अनूठा और यादगार अनुभव होना निश्चित है। श्री चंडिका देवी के पावन दर्शन के बाद अब हम बढ़ेंगे श्री कोलेश्वर मंदिर की ओर। चंडिका देवी देवस्थान से अगर हम सुबह 10:30 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन सुबह 11 बजे तक श्री कोलेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। कोलथरे समुद्र तट के पास स्थित कोलेश्वर मंदिर भगवान शिव का सबसे पुराना मंदिर है। प्रकृति में बसे इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कोलेश्वर का दर्शन कर आप शांत महसूस करते हैं। श्री कोलेश्वर कोल्हटकर, बरवे,
भावे और बाम कुटुंब के कुल देवता है। बाम कुटुंब से प्रसिद्ध यूट्यूबर भुवन बाम भी हो सकते हैं। कोळेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद सुबह 11:30 बजे अब हम महाड़ होते हुए बढ़ेंगे मुंबई की ओर। करीबन 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे हम महाड़ में लंच के लिए रुकेंगे। महाड़ में लंच के लिए मैंने 2 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं। समृद्धि प्योर वेज होटल शाकाहारियों के लिए और मांसाहारियों के लिए मस्त मालवणी रेस्टोरेंट। समृद्धि प्योर वेज होटल महाड़ में स्थित शुद्ध शाकाहारी होटल है। यहाँ के भोजन की मात्रा और गुणवत्ता उत्कृष्ट है और खाने का स्वाद भी लाजवाब है। यहाँ के स्टाफ की सर्विस भी अच्छी है। यहाँ की समृद्धि थाली, पनीर मदिरा और पनीर राजवाड़ी बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है, जरूर ट्राई करें। मस्त मालवणी होटल की खासियत है यहाँ की थालियां। होटल मस्त मालवणी नॉनवेज और वेज दोनों थाली परोसता है। यहाँ की सुरमई थाली लाजवाब है और वेज में भी वेज मालवणी थाली किसी नॉनवेज थाली से कम नहीं है। मस्त मालवणी होटल में कार पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है और फ्रेश होने के लिए यहाँ के वॉशरूम भी स्वच्छ है। भरपेट खाना खाने के बाद अब हम फिर से बढ़ते हैं मुंबई की ओर। होटल से अगर हम दोपहर 4 बजे तक भी निकले और बीच रास्ते में अगर एक छोटा सा चाय ब्रेक भी लें तो रात करीबन 9:30 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। गुहागर के उत्तर में दापोली है तो दक्षिण की ओर वेणेश्वर है। अगर आपके पास कुछ और दिनों का समय है तो आप इन स्थानों की भी सैर कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्ड आइटिनरी मैंने बना कर रखी है। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय और जय हिंद।